नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे पिछले कई दिनों से हम सभी और आप लोग भी एक चर्चा बहुत न्यूज में सुनते होंगे और वो चर्चा है ओल्ड राजेंद्र नगर राव कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी के बेसमेंट का। दरअसल इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने इससे पहले जो एक चैनल शुरू किए हुआ था जिस पर लगभग 70 के आसपास वीडियो मैंने अपलोड किया था और उस पर लगभग जो व्यूअर्स है लगभग 4000 प्लस के आसपास गए हुए थे। किसी वजह से यूट्यूब ने मेरा वो चैनल बंद कर दिया है, तो फिर से मैंने नए चैनल को अपडेट किया है और नए आईडी से जनरेट किया है और ये नए चैनल है। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे वो लोग से यही मतलब उम्मीद किया जाता है कि फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं इस चैनल पर जो सामान्य बात है वो बात भी आप लोगों को बताऊंगा और उसके अलावा कुछ मैंने पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी वीडियो इस पर अपलोड करूंगा और उसका कहीं ना कहीं जो देश में प्रतियोगिता एग्जाम होता है उससे उसका सरोकार होगा और देश दुनिया में जो भी सामान्य सूचना होगा वो सूचना मैं आपको समय समय पर जो हमें लगेगा जो हम सभी भाई को पता होना चाहिए उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। जो दरअसल हम सभी ने कई दिन से देख रहे हैं कि जो एक सूचना जो है सो बहुत चर्चा में है और ये जो है सो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का घटना है। राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और जिसमें पानी भरने के कारण 3 छात्रों को मौत हो गई है, उसमें 2 लड़की और 1 लड़का थे। तो सबसे पहले मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि भगवान उनको आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को आत्म सद्भावना दे जिससे वो उस पीड़ा से उबर सके। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये कहानी सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर राव कोचिंग सेंटर और यूपीएससी के स्टूडेंट का नहीं है। अगर दरअसल देखेंगे कि ये मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर इसीलिए फैल गए हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारे समाज के कौन व्यक्ति यूपीएससी के तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं कहीं ना कहीं इससे हम सभी परिचित है और एक तरह से ये भी मान के चला जाता है कि जो हमारे समाज का और हमारे देश के जो समझदार युवाओं में से होते हैं वही इस चीज के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर या जो भी बड़े शहर में जाते हैं इस चीज के प्रिपरेशन के लिए वो वहां तक जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 3 स्टूडेंट की मौत हुई है जिससे आप उस दिन से लगातार देखेंगे जो वहाँ स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं और उनका जो भी मांग है वो मांग रख रहे हैं और ये सही भी है। कहीं ना कहीं जब तक सरकार के ऊपर सिस्टम के ऊपर प्रशासन के ऊपर जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे अपना मांग नहीं रखेंगे तब तक आपका मांग का पूर्ति नहीं होगा। लेकिन इससे पीछे कई ऐसी घटनाएं वही दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई है। यही होती है कि जब घटना होती है शोर शराबा मचता है चैनल मीडिया जब जाता है तो कुछ समय के लिए उसको ध्यान दिया जाता है प्रशासन भी एक्टिव हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद देखेंगे तो फिर सब चीज धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद नॉर्मल हो जाती है और फिर जैसे चलते रहती है उसी तरह से चलता रहता है। तो फिर हम लोग इस चीज को ये मतलब कब तक चलता रहेगा और इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगी। और दरअसल मान के चलिए कि जो भी सोशल मीडिया से लेके मीडिया चैनल से लेके सब पर इतना चर्चा है ये इसीलिए हुआ क्योंकि समाज का सबसे समझदार जो युवा है वो वहां पर क्या है रहते हैं। ये 3 युवा थे इसीलिए देश में इतना बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो आंदोलन हुआ। इससे कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है लेकिन उसमें इतना बड़े पैमाने पर कोई बदलाव आपको या आंदोलन वगैरह देखने को नहीं मिला है क्योंकि अगर ये भी शहर की बात था वो दिल्ली जैसे राजधानी शहर में और वहां पर भी जहां पर देश के सबसे समझदार युवा रहते हैं वही अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का बात कर लेंगे छोटे शहरों का बात कर लेंगे तो इससे बड़े बड़े दुर्घटनाएं हो जाती है लेकिन इसको कोई देखता नहीं है।
तो आज जो हम लोग जिस मुद्दा पर बात करेंगे वो मुद्दा तो ये था ही, और हम लोग जानने का कोशिश करते हैं जो ये दरअसल एक इसी का मुद्दा पानी, बेसमेंट में पानी भरने का मुद्दा नहीं था, क्योंकि हमारे देश में कई बड़े बड़े आग जनी के कारण आग दुर्घटना भी हुए हैं, जिसमें हजारों व्यक्ति का क्या हुआ है, मौत हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के सामने द हिंदू जो आपका अखबार है उसका कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं। तो ये जो है सो आपका पिछले 7 दशकों में हुई मुख्य अग्नि दुर्घटना है। 7 दशक मतलब 70 साल में जो कितने दुर्घटनाएं आग का हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, फिर उसके बाद में कितना उसमें जान माल की क्षति हुआ है और कितने व्यक्ति मरे, कितने बच्चे मरे। आज हम लोग पूरे साल बाय साल और जब जब घटनाएं हुआ है इस चीज को हम लोग आज डिटेल में क्या करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घटना शुरू करते हैं 4 अप्रैल 1964 में एक दुर्घटना हुई थी मैदूर, जो तमिलनाडु में है, और वहां पर यह दुर्घटना हुई थी एक सरस्वती विद्याशाला उच्च प्राथमिक विद्यालय में आग लगा था, और इस आग लगने में 35 लड़कियों सहित 36 लोग मारे गए थे, जबकि 139 लोग गंभीर रूप से घायल थे। और जब भी आप देखते हैं कि जो इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है तो सरकार के पास एक ही विकल्प होती है, मतलब मामला को शांत करने के लिए, और युवाओं में और समाज में जो आक्रोश होता है उसको शांत करने के लिए एक ही सरकार के पास उपाय होता है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर देना, और कमेटी जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को पब्लिक प्लेस में लाना। और आपको पता है कि जो ये उतना आसान प्रोसेस नहीं है, जब जांच की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको ये भी जानते हैं जो कई कई साल तक इनका रिपोर्ट आता ही नहीं है। और जैसे ही मीडिया चैनल को दूसरा कोई कांड दिख जाता है, दूसरा कोई केसेस मिल जाता है, वो फिर इस चीज को पूछते भी नहीं है, और दरअसल सरकार फिर धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो जाती है और इसको दरकिनार कर दिया जाता है, और जैसे चल रहा था वैसे चलता है। तो मैंने एक घटना का आपको जिक्र किया, इस तरह से अभी हमारे पास लगभग 20 घटना ऐसे है जिसका चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। जैसे 29 जुलाई 1979 को तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, वहां एक सिनेमा हॉल में आग लगा था, और उस आग लगने से 46 वयस्क और 32 बच्चे मारे गए थे, और 73 का जो मौत हुआ था वो घटना स्थल पर ही हो गया था, और 5 अस्पताल में दम तोड़े, और लगभग 88 के आसपास लोग उसमें क्या हुए थे, घायल हुए थे। आप समझ सकते हैं कि जो इतने बड़े पर जहां पर आपको देखने को मिले जो लगभग 78 के आसपास सब आपको देखने को मिले एक जगह, समझ सकते हैं कि जो वो दृश्य कैसा हो सकता है, और वो भी सब आग में जला हुआ, और वहां पर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति 88 बताए जा रहे हैं, और समझ सकते हैं जो वो अध जला होते होंगे तो उनका किस तरह का पीड़ा या वेदना महसूस होता होगा। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 7 फरवरी 1981 को बेंगलुरु के कर्नाटक में एक बीनस सर्कस में आग लगा था, जिसमें 92 लोग मारे गए थे, जिसमें 56 बच्चे थे और 300 घायल हुए थे, और स्कूली बच्चों के लिए ये विशेष शो का आयोजन किया गया था। खासकर ये सर्कस में, बीनस सर्कस में जो ये आयोजन किया गया था, जो स्कूल के बच्चे थे उनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और माना जाता है कि जो लगभग इस कार्यक्रम में 4000 व्यक्ति उपस्थित थे। तो उसमें से जो है सो 92 लोग मारे गए और लगभग 300 के आसपास घायल हो गए, जिसमें 56 क्या थे, बच्चा थे। इसके अलावा अगर अगला देखेंगे तो 23 दिसंबर 1995 को डब बाली में, हरियाणा में एक दुर्घटना हुई थी, जो निजी विवाह भवन था। निजी विवाह हॉल में राजीव मैरिज पैलेस में आग लगी थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, मारे गए थे, और 500 से ज्यादा इसमें ज्यादातर माता पिता थे, और ये मैरिज हॉल था, लेकिन इस यहाँ पर शादी का कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर जो आप एक स्कूल का नाम सुनते होइएगा, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उस स्कूल में जो विद्यालय दयानंद एंग्लो विद्यालय,
इसमें जो था सो एक वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें माना जाता है कि जो बच्चा सहित उनके माँ बाप भी उस आयोजन में आए हुए थे। तो जब आपको पता है कि जो जब भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वहाँ एनुअल फंक्शन होता है तो माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। तो माना जाता है कि जो माता पिता सहित लगभग 500 सदस्य की मौत हुआ था, जल गए थे और 300 के आसपास घायल थे। और उस समय माना जाता है कि जो हरियाणा का मुख्यमंत्री भजनलाल थे। फिर बाद में उन्होंने इस मुद्दा पर भी वही किया, एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं चला। फिर देखेंगे तो 23 फरवरी 1997 को बारीपदा उड़ीसा में जो 26 बच्चे और 4 महिला सहित 176 लोग मारे गए थे। 26 बच्चे, 4 महिला और 176 लोग, मतलब कुल मिला के इतना, उसमें से 26 बच्चे थे, 4 और 149 मौत माना जाता है कि जो घटना स्थल पर भी हो गई, जबकि 27 मौतें बाद में अस्पताल में उनका मौत हो गया और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और माना जाता है कि जो इसमें लगभग इस कार्यक्रम में 5400 से अधिक सदस्य वहां उपस्थित थे। और माना जाता है कि जो ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, स्वामी निर्गमानंद के 3 दिवसीय धार्मिक समारोह, ये एक धार्मिक समारोह था। इसमें आग लगने की दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण 500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और लगभग 176 लोग मारे गए थे। फिर अगर आप देखेंगे तो 7 जुलाई 1997 को तंजावुर, जो तमिलनाडु में पड़ता है, और वहां एक प्रसिद्ध मंदिर है बिहदेश्वर मंदिर, उसमें आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें लगभग 31 महिलाएं थे और 5 बच्चा था, जबकि 85 व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हुआ था घायल हो चुका था। और माना यह जाता है जो मंदिर के अंतर्गत में जो बलिदान कक्ष था, उस बलिदान कक्ष में आग था और उसी से पूरे पंडाल में आग लगे और जिसके वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। फिर 13 जुलाई 1997 को दिल्ली के उपहार ग्रेड सिनेमा हॉल में क्या हुआ था, आग लगा था, जिसके कारण माना जाता है कि जे 60 लोग मारे गए थे। और इस सिनेमा हॉल का जो क्षमता था 1053 लोग की क्षमता था, लेकिन कहा जाता है कहीं ना कहीं उसमें क्षमता से अधिक लोग क्या थे, शामिल थे। फिर 7 मई 2001 को एरबारी तमिलनाडु में एक तीर्थ स्थल पर मोइनुद्दीन बदूसा मानसिक आश्रम, जिसमें 25 मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति जलकर खाक हो गए थे और बाद में 3 और लोग मरे। और माना जाता है कि जो 571 बच्चों को बचाया गया था। इसका मतलब ये जो था सो एक तरह से जो मानसिक रूप से बोल सकते हैं जो मानसिक असाध्य से ग्रसित थे, उनको ठीक करने के लिए एक आश्रम बनाया हुआ था और वहां पर बहुत सारे मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को वहां पर रखा गया था। फिर अगर आप देखेंगे अगला तो 7 अगस्त 2001 को अरबारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर भी क्या हुआ था कि जो आग लगने की घटना के कारण वहां पर और कई लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर 24 मई 2002 को आगरा के यूपी के आगरा में जोनी मंडी में आग लगने से, वहां एक जूता फैक्ट्री था, उसमें आग लगने से माना जाता है कि जो लगभग 42 लोग जलकर मर गए थे, जबकि 10 लोग झुलस गए थे। अगला अगर देखेंगे तो 23 जनवरी 2004 को श्रीरंगनम में तमिलनाडु में विवाह हॉल में आग लगने से 23 महिलाएं, 4 बच्चे सहित 62 लोगों की मौत हुई थी और 45 लोग पूर्ण रूप से घायल थे। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो 16 जुलाई 2004 को कुंभकोणम तंजावुर जिला में तमिलनाडु में एक स्कूल में आग लगा था और स्कूल में आग लगने से माना जाता है कि जो 94 बच्चे जल गए थे। ठीक है, 94 बच्चे जल गए थे। और ये भी इस दुर्घटना में भी यही हुआ कि जो सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और बाद में देखेंगे कि जो इससे कुछ होता नहीं है। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो 10 अप्रैल 2006 को मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जो वहां पर एक पार्क था विक्टोरिया पार्क, वहां पर आग लगने से 65 लोग मारे गए
और उसमें ज्यादातर महिला और बच्चे थे और 150 के आसपास व्यक्ति उसमें घायल हुए। फिर उसके बाद देखेंगे तो 24 मार्च 2010 को कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में एक पार्क में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि माना जाता है कि कई शवों का पहचान नहीं किया गया और 100 की संख्या में व्यक्ति जो थे सो झुलस गए थे। उसके बाद 9 दिसंबर 2010 को कलकत्ता में ठाकुरिया में जो AMRI अस्पताल था उसके बेसमेंट में आग लगने से 93 लोग मारे गए और ज्यादातर व्यक्तियों को ऊपरी मंजिल में दम घुटने के कारण हुआ था। जैसे बेसमेंट में नीचे आग लगा और आग लगने के कारण जो ऊपर मंजिल पर रहते थे, जिनको निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो माना जाता है कि जो वहां पर जो उससे जो धुआं निकला जिससे दम घुटने के कारण अधिकतर लोगों की मौत हो गई थी। फिर 5 सितंबर 2012 को शिवकाशी में ओम शक्ति फायर वर्कर्स निर्माण में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण 92 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिर देखेंगे तो 10 अप्रैल 2016 को पाराबूर कोलम्मर जो केरल में है, वहां पर पुतलिंग गल देवी मंदिर में पटाखा से आग लगने के कारण 111 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल थे और 40 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25 मई 2019 को सूरत के गुजरात में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 22 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें लगभग माना जाता है कि जो 18 लड़की थी और 5 को जान बचाने के लिए जो छत से कूदा उसमें उनका मौत हो गया। तो 22 वो जो आग में झुलस गए उनसे मौत हुआ और 5 जो जान बचाने के लिए छत से कूदे वो तब 22 और 5 कुल मौत यहाँ पर जो हुई थी 27 हुई थी। उसके बाद 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बिहार और यूपी का मजदूर जले थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 26 मई 2024 को पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार स्थित बच्चों के अस्पताल में बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 12 बच्चे को बचा लिया गया। उसके बाद एक देखेंगे घटना और हुआ था 25 उसी से एक दिन पहले 25 मई 2024 को गुजरात के राजकोट में जो TRP गेम जोन में भीषण आग लगी थी, जिसमें 18-16 से कम उम्र के 9 बच्चे समेत 33 लोगों की जान गई थी। और इन दिनों घटना को देखते हुए और ये सारे सर्वे जो मैं बता रहा हूं ये द हिंदू से सोर्स लिया गया है और ये सारे घटना की जिक्र जो है सो आपको द हिंदू के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। मैंने ये सारे सोर्स वहां से इकट्ठा किया है। और दरअसल आप कहेंगे कि जो इतना सारा आप क्यों डेटा बताएं, आपको दरअसल मैं बताना चाहता हूं कि जो कहीं ये जो दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं 1, 2 या 3 होती है, ये 1, 2 और 3 तक ही सीमित नहीं रहती है। घटनाएं बड़े पैमाने पर बड़े घटनाएं हुई है, लेकिन उनका उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं उठाया गया है। अगर आप मान लीजिए कि इन सारे जगहों पर जो आग की घटनाएं हुआ, तो आग की घटना होने के वजह क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है जो भी सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक प्लेस है, वो पब्लिक प्लेस का कुछ जो है सो अग्निशमन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका रूल होता है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो जैसे सार्वजनिक स्थल का मतलब क्या हो गया, जैसे मॉल हो गए, कोचिंग हो गए, स्कूल हो गए, जहां पर मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा लगता है, फिर सिनेमा हॉल हो गए, सर्कस का हो गए, मैरिज हॉल हो गए, ये सब पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ आती है। तो यहाँ के लिए क्या सरकार कुछ अग्निशमन के लिए या प्राकृतिक दुर्घटना के लिए या मानवकृत दुर्घटना के लिए, अचानक दुर्घटना के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जारी नहीं करती है। तो अगर करती है और उसका कुछ रूल और रेगुलेशन है
तो कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना होती है, इस दुर्घटना से यही पता चलता है, और इतने बड़े बड़े पैमाने पर जो दुर्घटना हुए, इससे यही साबित होता है कि जो या तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार के वजह से, वहां पर सेफ्टी न होने के वजह से उनको इतना इतना भीड़ जुटाने का परमिशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के तरफ संकेत करता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट की तरफ संकेत करता है। और आप देखेंगे कि जो इतने इतने बड़े जब दुर्घटनाएं होती है, तो सरकार के पास दुर्घटनाएं जब हो जाती है तो उनके पास कोई विकल्प होता नहीं है, तो वो उनके पास एक ही विकल्प होता है कि जो जनता को आक्रोश को शांत करने के लिए, और उनका जिनके परिजन को ये जो दुर्घटना में मरे, उनके परिजन को सांत्वना देने के लिए वो उनके पास एक ही विकल्प रहता है, और वो बोलते हैं कि मैं एक उच्च स्तरीय कमेटी का क्या करता हूं, गठन करता हूं। और वो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर देते हैं, और आपको पता है कि जो कमेटी का गठन होता है और रिपोर्ट हमारे जो सरकारी सिस्टम कितने स्पीड से काम करते हैं, उससे आप सभी रूबरू हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि जब भी जांच कमेटी का गठन होता है, कई सालों बाद उसका रिपोर्ट आता है, और फिर जनताएं, उनका परिवार, समाज धीरे धीरे उस बात को क्या हो जाती है, साल भर, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना में भूल जाती है, और फिर देखेंगे कि जो सब चीज ठीक ठाक चलते रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि जो घटनाएं हुई है, अगर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है, तो हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हो सके कि ये घटना फिर आगे दोबारा ना हो, चाहे वो जल के स्तर पर हो, बाढ़ के स्तर पर हो, या अग्निशमन के स्तर पर हो, या प्राकृतिक आपदा के स्तर पर हो, या बिजली के स्तर पर हो। अगर इस तरह का दुर्घटना न हो, इसके लिए एक सख्त कानून, अगर मान लीजिए इन सारे जगहों पर मैंने आपको जो भी रिपोर्ट बताया वो सारा सार्वजनिक स्थल था, इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, जैसे कोई मैरिज हॉल है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, कोई सर्कस है, सिनेमा है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, स्कूल है तो उसका कोई ना कोई मैनेजमेंट होगा, शैक्षणिक संस्थान है तो उसका कोई ना कोई मैनेजमेंट होगा, पार्क है तो उसका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होगा। अगर कहीं ना कहीं ये सब जगह पर उनके फेलियर के वजह से ऐसा हुआ है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए कि कोई ठोस कदम राज्य को उठाना चाहिए, और ठोस कानून बनाने की ये सारे चीज पर आवश्यकता है। अगर कानून रहेंगे तो इससे आगे भविष्य में इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सकता है, और वो कानून ऐसा होना चाहिए जो ठोस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो राज्य की जो भी गाइडेंस है सेफ्टी को लेके, फायर एक्सटिंग्विशन को लेके, अगर ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट को वो फुलफिल करता है और सारे व्यवस्था को मैनेजमेंट वो करता है, और उसके बाद अगर कोई दुर्घटनाएं होती है, तो माना ये जाता है कि जो उन व्यक्ति ने अपनी हिसाब से पूरी तरह से सतर्कता बरती, लेकिन परिस्थिति ही ऐसा हो गया जो दुर्घटनाएं हो गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी कम जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अगर इस स्तर पर दुर्घटनाएं क्या है होती है, अगर उसके लिए अगर कोई ठोस सबूत नहीं है या ठोस कानून नहीं है, अगर दुर्घटनाएं होती है तो उनको होता क्या है कि जो जैसे वो जेल में जाएंगे, फिर बड़े वकील रख लेंगे, साल भर 6 महीना पर फिर बेल से आ जाएंगे। लेकिन इतने इतने परिवार के जो बच्चे के मुंह के आहार छिन गए, उनके सर के जो चादर था वो चादर छिन गए, उनके माथा का छत छिन गए, जो माँ की मांग का सिंदूर धो गया, जो बहन बेटी को मतलब उनका जो भी पालन पोषण करने वाला था वो खत्म हो गया, उनके हाथ के खिलौने छिन गए, कई परिवार अनाथ हो गए, जिनके कई माँ बाप ऐसे थे जो बूढ़े थे, एक उम्मीद वही व्यक्ति था जो उस दुर्घटना में मर गया। और इतना बड़े बड़े दुर्घटना होता है तो अंततः इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। और दरअसल बात ऐसा ही है कि जो अगर दुर्घटना के बाद आप कमेटी का गठन ही कर देते हैं और उसके रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई आप ठोस कानून नहीं बनाते हैं, ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो इससे
क्या मतलब उन जो जिन माँ बाप का अभी ये जो दिल्ली की दुर्घटना हुई, आप कमेटी का गठन अभी करवा देंगे, जांच करवा देंगे, लेकिन क्या उन माँ बाप को, उन परिवार का जो लगभग 30 साल का जो सपना था, क्या उसको आप पूरा कर पाएंगे, या समाज उसको क्या दे पाएगी, या सरकार दे पाएगी? और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो होता है भावनात्मक लगाव। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो अगर 2 साल के लिए आप किसी जानवर के बच्चे को पाल लेते हैं, मान लीजिए गाय को पाल लेते हैं, कुत्ता को पाल लेते हैं, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो आपको कितना बड़ा तकलीफ होता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। या मान लीजिए गाय ही आप पालेंगे, उसको किसी कंडीशन में अगर 1 साल के बाद बेच रहे हैं, कितना आपको उसके साथ भावनात्मक लगाव हो जाता है सिर्फ 1 साल में। और जिस माँ बाप ने इतने वर्षों से उसके साथ मतलब अपना हर चीज लगाया, दुख सुख इतना हर चीज काट के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, अगर उनके साथ कल इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती है तो आप कमेटी का गठन कर देंगे, रिपोर्ट ला देंगे, फिर यही होगा जो 2-4 अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करेंगे, फिर वो 1-2 साल के बाद फिर से वो नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उन परिवार का क्या, जिनका मतलब कि जो ये सारे उम्मीदें और सपने टूट गए, इसका जिम्मेदारी किसके पास है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों के ये वीडियो कैसा लगा? और फिर मैं अंत में आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा वीडियो देखने के लिए जो भी भाई देखते थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और दूसरे भाई लोग से भी इसको आगे बढ़वाएंगे। क्योंकि आपको पता है मैंने उस चैनल पर 2 महीना मेहनत किया था, लेकिन शायद मेरे ही गलती थी कि जो शायद मैंने YouTube के कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं जानता था, और मैंने एक टॉपिक पढ़ाया क्लास में समलैंगिकता, लगभग 2 घंटे 1 मिनट के क्लास थे समलैंगिकता पर मैंने वीडियो बनाया, और उसमें जो कुछ टेक्निकल टर्म हमें प्रयोग करना चाहिए था मैंने उसको सामान्य भाषा में प्रयोग कर दिया, जिसके कारण से शायद उनके YouTube के कोड ऑफ कंडक्ट से वो मेरा वीडियो बाहर चला गया, जिसके कारण उन्होंने बगैर कोई सूचना के मेरा चैनल को क्या किया, अपने वो YouTube से हटा दिया। तो आप लोग फिर से सपोर्ट करेंगे, और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जो इसी तरह की जो सूचनाएं हैं मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, नमस्कार।